नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सबसे पहले बताएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। पीएम मोदी ने दिया समाज नीति का संदेश। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सामाजिक आंदोलन के लिए सुझाव मंत्र। सभी धर्म के कमजोर तबके को जोड़ने पर भी जोर। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। दिल्ली में कामकाज पर एलजी के अड़ंगा लगाने पर अरविंद केजरीवाल का तंज। कहा, सब दिन एक जैसे नहीं होते। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा है केंद्र। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आतंकी मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित। चीन की चाल भी हुई नाकाम। बजट में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत। इनकम टैक्स के नए रिजीम में घट सकती है टैक्स की दरें। सीएनबीसी आवास की बजट एक्सक्लूसिव। ट्रक यूनियन के मनमाने किराए से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। हर महीने 200 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई परेशान। दिग्गजों के दम पर बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स निफ्टी आज करीब 1% की बढ़त पर हुए बंद। एनर्जी, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में आज रही अच्छी खरीदारी। इंफ्रा आईटी में तेजी। रुपया भी 15 पैसे हुआ कमजोर। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी है अर्थ चर्चा। एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोले, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का आएगा बड़ा निवेश। इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, जो कि कुछ देर पहले समाप्त हो गई। दिल्ली में बीजेपी चुनाव के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के लिए 400 दिन बचे हैं और सभी धर्म और समाज के लोगों के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि बीजेपी अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी या आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आर्थिक बदलाव का शानदार दौर आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं पर ज्यादा बीजेपी फोकस करे। कार्यकारिणी की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मोदी जी ने देश और समाज को बदलने का संदेश दिया है। पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। चलिए, अब हमारे साथ है हमारे संवाददाता अरुण कुमार। तो अरुण, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई। नड्डा साहब का हमने एक्सटेंशन देख लिया। प्रधानमंत्री को खुद आना था, ऐसी खबरें थी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनका जो संदेश है वो पूरा पढ़कर सुनाया और उसकी कुछ बातें अभी आपने भी सुनी। तो कुल मिलाकर कैसे देखें इस 2 दिन के पूरे कार्यकारिणी की बैठक को? देखिए, कल 4 बजे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से हुई थी। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में वो तमाम चीज़ें कहीं कि किस तरह से उन्हें 9 राज्यों में जो आने वाले 9 राज्यों के असेंबली इलेक्शन है उसमें लड़ना है और उसके बाद कैसे लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ जेपी नड्डा के भाषण में ये भी था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको किस तरह से अलग अलग राज्यों में लोगों तक पहुँचाना है। और उसके बाद हमने देखा कि जो अभी जहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, चुनाव होने हैं इस साल 9 राज्यों में, उन राज्यों के ऊपर चर्चा हुई। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं या वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि अभी ज़मीन पर ज़मीनी हकीकत क्या है, कितनी भाजपा की तैयारी है और उसको प्रधानमंत्री और बाकी जो शीर्ष नेता थे उनके सामने रखा। उसके बाद आज जो है हमने देखा कि हालांकि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन भी आया इन 2 दिनों के दौरान और प्रधानमंत्री मोदी ने इस 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रम को कंक्लूड किया
किया अपने भाषण के साथ। और जो क्योंकि उस भाषण की मीडिया कवरेज नहीं थी, उसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ये सिर्फ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो 350 लोग यहाँ पर मौजूद थे दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, उनको संबोधित किया। और उसके बाद हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ब्रीफ दिया कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने बताया। तो उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री का जो ये भाषण था, ये कोई पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, ये एक स्टेट्समैन का भाषण था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने चुनावों को लेकर या लोकसभा चुनाव या असेंबली चुनावों को लेकर उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, बाकी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़्यादा बातचीत की कि किस तरह से संगठनात्मक कार्य करने हैं और किस तरह से पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एकत्रित करना है, किस तरह से युवाओं को जोड़ना है और किस तरह से अलग अलग जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, उसको आम नागरिक तक पहुंचाना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी धर्म, समाज या किसी सामाजिक भेदभाव को दूर रखते हुए जो देश की आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, उस तक अपना जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, जो लाभ है, वो उन तक पहुंचाने हैं। तो कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में एक तरफ जहां चुनावी रणनीति बनी 9 राज्यों के लिए और लोकसभा चुनावों के लिए, वहीं प्रधानमंत्री ने जब इस राष्ट्र कार्यकारिणी को खत्म किया अपने भाषण के साथ, तो उनका जो ज़्यादा फोकस था वो ये था कि हर एक आदमी को के देश को जोड़ना है, एकत्रित करना है। हमें अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, जो वहाँ की हेरिटेज है, उसको अपनाना है, उसको वहाँ की जो भाषा है उसको अपनाना है और एक ऐसा कनेक्शन पैदा करना है कि पूरा देश एकत्रित हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस भाषण को ये कहा जा रहा है भाजपा नेताओं के द्वारा कि ये पॉलिटिकल भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन की तरह प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अरुण। और ये हमारे संवाददाता थे अरुण, जो बता रहे थे कि क्या रहा वहां पर। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, लेकिन वो सीमित था राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उन तक ही, उसकी मीडिया कवरेज नहीं थी, जिसे बाद में देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने पढ़कर बताया कि क्या संदेश दिया। और जैसा कह रहे थे उन्होंने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने बयान में कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया है वो एक स्टेटमेंट्स का भाषण था, किसी राजनीतिक भाषण की तरह इसे नहीं देखा जा सकता। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। आज इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा और सभी ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। तो 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी और विपक्ष की मोर्चाबंदी। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:57 पर 2024 मिशन 2024 मोदी मंत्र, आज का आवाज अड्डा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में जारी है। यात्रा के दौरान होशियारपुर पहुंचे राहुल गांधी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई वरुण गांधी का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता हूं, इससे पहले मुझे अपना सिर कलम करवाना होगा। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
मैं ज़रूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिल्ली के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना में एक बार फिर ठन गई है। अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि समय सबसे बलवान होता है। कल भगवान ने चाहा तो केंद्र में उनकी सरकार होगी और दिल्ली के एलजी भी आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं, और मतलब दिल्ली में उनका एलजी होगा और दिल्ली में सरकार बीजेपी या कांग्रेस की हो, लेकिन हमारा एलजी किसी को परेशान नहीं करेगा। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली सरकार अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है, लेकिन एलजी ने इस फैसले पर दिल्ली सरकार की रोक लगा दी है और फिनलैंड जाने से मना कर दिया। और उसी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ये बात अभी बोल रहे थे। चलिए अब बात करेंगे बजट की। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट की बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर सबसे ज्यादा जोर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, बजट बस अब करीबी है, मिडिल क्लास के लिए क्या तोहफा आ सकता है? दरअसल बजट के डॉक्यूमेंट में क्या छपने वाला है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बजट को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे ये काफ़ी ठोस संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल क्लास को एक अच्छी खासी राहत इस बजट में मिल सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, वित्त मंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हो रही है, हर बैठकों में एक मुद्दा ज़रूर उठ रहा है, वह है मिडिल क्लास को कैसे राहत पहुँचाई जाए। तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं बजट के लिए। उसमें से एक बहुत ही सीधा और सटीक विकल्प है इनकम टैक्स में राहत दिया जाना। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में सरकार राहत तो देगी, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में राहत मिलने की संभावना कम है। सरकार नई जो इनकम टैक्स रिजीम है उसको आकर्षक बनाने की कोशिश करेगी। उसमें टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरों में सरकार कटौती कर सकती है, टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। उसका मुख्य मकसद ये है कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए, और कोशिश ये है कि नई टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की देनदारी को लगभग बराबर किया जाए, तभी सरकार इनकम टैक्स में रिफॉर्म के अगले स्तर पर जा सकती है। तो इस हिसाब से हुआ कि अगर सारे एग्जम्पशन को आप छोड़ भी दें, तब भी पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ भी दें, तो नए टैक्स रिजीम में आप अगर टैक्स चुकाते हैं तो टैक्स देनदारी आपकी उतनी ही बने, ये कोशिश होगी। अभी ऐसा नहीं होता है। एक तो ये रहा। दूसरा, रोजगार के मोर्चे पर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। हाउसिंग लोन जैसे जो सेक्टर है जहाँ पे मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होते हैं, उनका नाता रिश्ता होता है, उसमें भी कुछ राहत देने की कोशिश चल रही है। तो कुल मिला के इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बजट पेश होगा उसमें आप मिडिल क्लास के लिए कुछ खास ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। चलिए, तो ये अच्छी बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर मिडिल क्लास के लिए ऐलान आता है तो बहुत बड़े तबके को एक राहत मिलेगी। और इस बजट में जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि काफ़ी फोकस है मिडिल क्लास के ऊपर और तमाम तरह से उन्हें रियायत देने की कोशिशें होंगी। और बजट का काउंटडाउन यहाँ पर सिर्फ 15 दिन बाकी, 1 फरवरी को बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी और सीएनबीसी आवाज पर इसकी हमेशा की तरह होगी एक मेगा कवरेज, जहां पर देश के दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि बजट में आपके लिए क्या है काम का और आपके लिए उसमें से क्या चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो महा कवरेज के लिए रहिए तैयार। और उस दौरान हम बजट से पहले क्या कुछ हो सकता है लगातार अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज में आपको बता ही रहे हैं। तो देश के दिग्गज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने कैंपस में जाकर छात्रों से बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की।
अच्छा बताइए, वित्त मंत्री से आप क्या चाहते हैं, क्या क्या सुझाव है आपके? तो जहाँ तक कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर का बात है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही टाइम है कि जो टैक्स स्लैब है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि जो आपका जीरो टैक्स स्लैब का लिमिट है 2.55 लाख, उसको इंक्रीज़ करके 5 लाख किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि जो मिडिल क्लास कस्टमर है, जो रूरल इकॉनमी में रहता है, उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है और अल्टीमेटली कंजम्पशन इकॉनमी को बहुत फ़ायदा देगा। और अगर आप इस साल का कलेक्शन देखें, जो टैक्स कलेक्शन है वो 23% से बढ़ोतरी हुई है उसकी। तो आई थिंक काफ़ी फिस्कल रूम है ये रैशनलाइजेशन करने के लिए। जहाँ तक बिजनेस टैक्सेशन का सवाल है, तो उसमें जो छोटे व्यवसाय है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उनका जो टैक्स रेट है अभी फ्लैट टैक्स रेट है 30%। सरकार ने थोड़े वर्ष पहले कॉर्पोरेट्स का टैक्स रेट कम कर दिया था, 25% कर दिया था। तो मेरा सुझाव है कि जो LLPs और पार्टनरशिप फर्म्स है उनका भी टैक्स रेट 25% कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, प्रॉफिट्स रहेगा, जिससे वो अधिकतर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। जागतिक आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो अपने एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस है उनको काफ़ी ज़्यादा हानि होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल में उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पेशली अपना जो MSME एक्सपोर्ट सेक्टर जो रहेगा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडिशनली PLI स्कीम इज़ अ वेरी गुड स्कीम, उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। ऑल्सो और डाइवेस्टमेंट जो सेक्टर इंडिया में जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है उसका जो परसेंटेज है वो रियलाइजेशन इज़ वेरी लो, उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई बिलीव कि इस साल अगर वो करेंगे तो फिजिकल हेडरूम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी वेरी हाई, तो वो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट रूरल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे, जिनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे, बिकॉज दूसरे इंडस्ट्रीज लाइक मेटल, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ता है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे जिसके थ्रू डिमांड बढ़ेगा इन रूरल एरियाज। अलॉन्ग विद दिस मेरा सुझाव ये रहेगा कि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर साइड हमें थोड़ा कैपिटल पुश करना है, तो गवर्नमेंट ATC के अंदर टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सकता है, जिससे हाउस होल्ड सेविंग्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट टुवर्ड्स डाइवर्ट हो सके। कोविड के बाद से 2 साल बाद जाके सरकार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि अब वो हेडरूम बना सकती है। जैसे कि उनका टारगेट है कि 4.5% लेके जाना है इसको अगले 3 साल के अंदर। तो इस बजट में हम देख सकते हैं कि इसको एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, जो कि 6% से नीचे आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। निफ्टी के दिग्गजों के दम पर आज बाजार की रौनक वापस लौटी। आज के कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 563 पॉइंट चढ़कर 60,656 पर, तो निफ्टी 158 पॉइंट चढ़कर 18,053 पर पहुंच के बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा खरीदारी आज एनर्जी, FMCG, रियल्टी शेयरों में रही। इंफ्रा IT से जुड़े शेयरों में भी आज तेजी दिखी। वहीं 2 दिन की तेजी के बाद PSU बैंक इंडेक्स में आज बिकवाली रही। ट्रक यूनियन के अड़ियल रवैये से पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। चाहे आम लोग हों या कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रिटेलर, कारोबारी, इंडस्ट्री या सरकार, हर कोई इन दिनों परेशान है। पूरी खबर हमें बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या वजह है इस हड़ताल के पीछे और क्यों इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं हिमाचल पे? दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक नई तरह की परेशानी पैदा हो गई है और उस परेशानी की असली वजह है ट्रकर्स एसोसिएशन। ट्रक वालों का जो एसोसिएशन है उन लोगों ने अपने हिसाब से किराया तय कर दिया है और आरोप ये है कि किराया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे माल ढुलाई काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है जो अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना चाहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है। और इसके एक मिसाल आपको दूँ तो हिमाचल में अदानी के 2 सीमेंट प्लांट हैं। स्थिति यह है कि वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो प्लांट चलाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस ट्रकर्स एसोसिएशन के इस फैसले की वजह से, किराया बढ़ाने की वजह से। आलम यह है कि वहाँ के करीब दरला घाट प्लांट से 85 कर्मचारी और गगल प्लांट से 58 कर्मचारी को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया गया है। जो करीब 1000 से ज़्यादा डीलर हैं सीमेंट के और 800 से ज़्यादा रिटेलर हैं, उनके लिए रोजगार जो उनका लगभग खत्म होने के कगार पर पहुँच गया है। सीमेंट प्लांट से जुड़े करीब 3000 लोगों के रोजगार पर असर पड़ने लगा है। सिर्फ वो सीमेंट प्लांट की बात ना करूं तो उस जिले में, ऊना जिले में जो दूसरी इंडस्ट्री है उनकी भी हालत कमोबेश ऐसी है। बात सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रुक जाती है, दरअसल इसका असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। क्योंकि सामान की ढुलाई नहीं हो रही है तो सामान लोगों तक पहुंच नहीं पाता है सही तरीके से। जो ट्रक का भाड़ा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, दूसरी सेवाओं की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रही है। अब बात
आम लोगों तक ही नहीं रुकी, इसका असर अब सरकारी खजाने पर पड़ने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 200 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है, राज्य के हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को। क्यों? क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन गिर रहा है, वैट का कलेक्शन गिर रहा है, दूसरे टैक्स की वसूली गिर रही है। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो हिमाचल हाई कोर्ट में अपील की है कि आप हमें इस बात की छूट दीजिए कि दूसरी जगह के ट्रक को इस इलाके में चलाया जाए, क्योंकि एसोसिएशन दूसरे ट्रक को चलाने की इजाज़त दे ही नहीं रहे हैं। जो किराया तय किया जाए वो नीलामी के आधार पर किराया तय किया जाए, यानी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए किराया तय किया जाए, ताकि वाजिब किराया दिया जा सके, ताकि इंडस्ट्री भी वहाँ पे फल फूल सके, आम लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो सके। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कॉर्पोरेट इंडिया भारत की ग्रोथ को लेकर काफी आश्वस्त है। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का चमकता सितारा है। The general feeling is that the worst is over. There's always a caveat, right? Because we do live in very uncertain times. But currently it looks like the worst is over. The first should be a continued expansion in the government infrastructure funding. We have seen that this has played a very positive role the last few years. It's held our economy together. It's provided rural and urban jobs and created that much more domestic consumption. No reason why India shouldn't be a big exporter of steel. You know, India has the raw materials. When I look at our customer segments, if you look at automotive, they are back to where they were 4 years back. If you look at construction, it's quite strong. Industrial buildings, a lot of investments going on in supply chains, warehousing, a lot of investments in oil and gas. So all that will trigger private sector investment. So I think we are probably 6 months to 1 year away from getting private sector investment back. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता और हाफिज सईद का रिश्तेदार पाकिस्तानी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान ने मक्की को बचाने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली और यूनाइटेड नेशंस ने मक्की को एक ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए भारत की मुहिम जारी रहेगी। वो मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने का स्वागत करते हैं। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक क्लिक से ताज़ा और अहम खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।